और आप इस समय हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं करनाल के मेरठ रोड अशोक नगर से, जहां पर आज हम आपको सतीश जी के यहाँ लेकर के चलते हैं और उनके परम मित्र जो हैं हमारे डबवाली से, जी हाँ डबवाली से जो विधायक है अमित सियाग जी। और आपको हम ये बता दें इनके पास जो है पूर्व यूथ कांग्रेस की जिम्मेदारी भी रही है और वर्तमान में जो है बहुत बखूबी ये जिम्मेदारी अपनी निभा रहे हैं। विधायक है, ये एमएलए है डबवाली से, आज यहाँ करनाल पहुंचे हैं। जबकि दूसरी ओर जो आपको बता दें राहुल गांधी जी जो है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के करनाल में प्रवेश कर चुके हैं। हम उसी के निमित्त जो है इनसे भी कुछ सवाल पूछेंगे और उनसे ये जानकारी लेना चाहेंगे कि वह आज करनाल में सतीश जी के यहाँ आए हैं, भाई किस संदर्भ में वह यहाँ पर आए हैं। जी कि आज जो यहाँ आप आए हैं तो किस संदर्भ में आए आप यहाँ? ये तो जी एक शिष्टाचार भेंट है। हमारे सतीश जी ने चाय का न्योता दिया तो आज आपके बीच में रूबरू हो रहे हैं, आप लोगों से मिलने का मौका मिला, इसके लिए मैं आभार करता हूँ सतीश जी का। तो ये भारत जोड़ो यात्रा को आप किस संदर्भ में देखते हैं? देखिए जी, एक सही मायने में एक सिद्धांतिक यात्रा है। केवल राजनीतिक, बहुत सारे लोग इसके दृष्टिकोण, क्योंकि हमारा आजकल जीवन राजनीतिक ज्यादा हो गया तो इसका दृष्टिकोण निकालने का प्रयास करते हैं, पर एक सिद्धांतिक यात्रा है। स्पष्ट किया वो मुद्दा राहुल जी ने इस बात को कि ये यात्रा कहीं ना कहीं जिस तरीके के आपसी सद्भाव को तोड़ा जा रहा है राजनीतिक फायदे के लिए, उसको कहीं ना कहीं कमजोर करते हुए एक ऑल्टरनेट विजन जो है कि आप आपसी जिसके ऊपर ये देश खड़ा हुआ है कि आपसी भाईचारे का, प्रेम का, उसको देने का काम कर रही है यात्रा। इसके साथ साथ जिस तरीके से बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, इनको कहीं ना कहीं प्राथमिकता मिले, ये जनता के दृष्टिकोण में इस पे मुद्दों पे चर्चा, उसको वापस पब्लिक डिस्कोर्स में लाने की यात्रा है। तो मैं मानता हूँ इस चीजों को लेकर मूलभूत रूप से यात्रा चल रही है और राहुल जी ने एक इतिहास रचने का काम किया है। मैं मानता हूँ शायद ही इतिहास में कभी कोई एक नेता एक विजन को लेकर, एक आइडियोलॉजी को लेकर इतना लंबा चला और ये जो 3500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी यात्रा आखिरी चरण में अब पहुंचने जा रही है, हरियाणा के बाद पंजाब और फिर आखिरकार जम्मू कश्मीर में जाकर जहां पर राहुल जी इस तिरंगे को लहराने का काम करेंगे, तो एक अखंड भारत की यात्रा भी है। तो आप ये बात बताओ कि इस यात्रा के अंदर ऐसी क्या खासियत है, क्या विशेष बात है? इसमें विशेष बात यह है कि जो एक व्यक्ति ने एक विजन के साथ चल रहे हैं, एक व्यक्ति हर एक सीजन, चाहे कोई गर्मी हो, बारिश हो, ठंड हो, हर चीज को छोड़ दरकिनार कर लाखों की संख्या में आम जन लोग इस यात्रा से जुड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक है। मैं मानता हूं कि अगर हम खुद अपने इतिहास में जानकर देखें, कभी भी क्या आपने किसी नेता को, किसी व्यक्ति विशेष को एक सिद्धांत को लेकर, एक मूल्यों को लेकर इस तरह की यात्रा करते हुए नहीं देखा होगा। शायद जो हमने आखिरी बार सुने थे कि भाई इस तरह की बड़ी यात्राएं जो होती थी, जब वो महात्मा गांधी जी के समय जब एक सिद्धांतिक यात्राएं निकाली जाती थी, उनके बाद मेरे जो खुद का जो छोटा राजनीतिक कार्यकाल है, मैंने तो इससे पहले कभी इस तरह से, और उस चीज पे वो अडिग होकर चल रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि मुझे इससे वोट का लाभ चाहिए, वो ये कह रहे हैं कि हमारा भारत एक हो, इसमें सभी पार्टियां की, हर किसी की भूमिका है। वो ये नहीं कहते सिर्फ कांग्रेस पार्टी की भूमिका है, वो कहते हर एक व्यक्ति की भूमिका है, मगर हमने एकजुट होकर जिस विजन के ऊपर इस देश को गांधी जी ने बनाया था, वो उस देश को वापस स्थापित करना चाहते हैं। तो क्या आने वाला समय राहुल गांधी जी जो है प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे? देखिए, हम तो चाहते हैं बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं उनका प्रेरोगेटिव है राहुल जी का कि क्या वो उस दिशा में, उस जिम्मेवारी के साथ, या वो जिस जिम्मेवारी को अभी निभा रहे हैं उस जिम्मेवारी में आगे और बढ़ना चाहेंगे जिस तरह की। मतलब ये तो मैं मानता हूँ कांग्रेस पार्टी का मूलभूत रूप से हर एक कार्यकर्ता का, नेता का, और अब आम जनता के बीच में भी मुझे लग रहा है, जिस तरह से मैं सोशल मीडिया पे कई बार कमेंट्स पढ़ता हूँ कि लोग जो कहते हैं कि हाँ ये एक विजनरी लीडर है, हमें इस विजनरी लीडर को भारत को लीड करना चाहिए, तो हमारी जनता की आवाज भी ये सुनाई दे रही है। बाकी तो ये एक डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में जनता वोट डालती है, उसके बाद पार्टी अपने अंदर का अंदरूनी चुनाव करती है। वो समय आएगा, समय बताएगा, मगर अभी ये यात्रा केवल और केवल एक सिद्धांत के साथ चल रही है। जैसा कांग्रेस के अंदर कई धड़े हैं और आज भी कुछ एक ऐसी बातें भारत जोड़ो यात्रा के दौरान देखने को मिल रही हैं कि उदाहरण के तौर पे जितने बड़े बड़े होल्डिंग्स नजर आ रहे हैं, अधिकांश होल्डिंग्स के अंदर किरण चौधरी का कहीं भी इस प्रकार का नाम
कहीं भी इस प्रकार का कोई चित्र उनका देखने को नहीं मिलता। क्या ये धड़ेबंदी स्पष्ट नजर नहीं आ रही? जहाँ तक फोटोज का सवाल है, एक पार्टी की तरफ से एक पूरा एक डेकोरम के हिसाब से बना हुआ है कि मान लो जो नेता ऑफिशियल पोजीशन कैटेगरी में सीनियरिटी के हिसाब से उनके फोटो लगाए जाते हैं, तो वो एक प्लेटफॉर्म और एक पूरा जो ढांचा है, फॉर्मेट है, ऊपर से बनकर आता है। जैसे मान लो जब किरण जी सीएलपी के नेता थे तो उसके हिसाब से उनकी फोटो वहां, आज कोई और है तो उस हिसाब से हो, तो वो बात है। और बाकी जो अगर मान लो कोई व्यक्ति विशेष, मान लो आज सतीश भाई हैं, कल कोई होर्डिंग लगाना चाहे उसमें, हालांकि मैं कोई प्रोटोकॉल के हिसाब से नहीं आता, मगर वो अमित शाह की फोटो लगाना चाहे तो वो अपने आप में कोई इसमें कहीं वो उनका प्यार और प्रेम है। कोई नेता अपने नेता की फोटो लगाना चाहेंगे और हर तरह की है यहाँ पे, हर एक नेता की मैं मानता हूँ, तकरीबन किरण चौधरी जी की नहीं, सभी नेताओं की कहीं ना कहीं उनके समर्थकों द्वारा फोटोएं लगाई गई। तो ये, और यही राहुल जी ये बात कहते हैं कि ये पार्टी हमारी कोई एक नेता पे नहीं चलती, आधारित नहीं है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये आम जन की पार्टी है और इसमें हर एक नेता को सम्मान है, इसमें कोई दो राय नहीं। हर एक नेता का इसमें सम्मान है, हर एक नेता की आवाज है और वो दिखाई देगी। और आपको कल मंच पे भी होगा, सभी नेता बड़े सम्मानित ढंग से सभी बैठे हुए थे, सभी नेता अपने एक स्वर में राहुल जी के पीछे अपना मत दिखा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि मुद्दा उन मुझसे लेकर आम कार्यकर्ता से लेकर बहुत बड़ा मुद्दा है, उस मुद्दे पे वो आधारित। तभी वो राहुल जी एक दिन राजस्थान में भी ये बात होने लगी कि इस तरह का है, इस तरह का है, तो उन्होंने कहा आप डिस्कोर्स को बदलने का प्रयास कर रहे हैं और मैं उससे बदल के नहीं जाऊंगा। मेरा मुद्दा जो यात्रा का है राजनीतिक मुद्दा नहीं है, मेरा मुद्दा इस देश को हित का मुद्दा है, देश को जोड़ने का मुद्दा है। हम उसके ऊपर दिशा पे चलेंगे। जब ये यात्रा खत्म हो जाएगी, अब जब कोई चुनाव होगा या चुनाव से पहले होंगे, जब इस तरह के कोई मुद्दे होंगे तो उनको भी हम। तो आप युवा वर्ग का कितना सहयोग है इसके अंदर? आप देखिए बहुत बड़ा सहयोग है। आप कहीं भी जाएंगे तो युवाओं को अपने आप ही, आपको आज यात्रा यहीं से इन गलियों से निकल कर देख जाएगी तो आप देखिएगा युवाओं की भागीदारी कितनी है। जो लोग चल रहे हैं, भारत यात्री चल रहे हैं, तकरीबन मैं मानता हूँ 100 से अधिक भारत यात्री जो इतने 113 दिनों से तकरीबन सभी साथ चल रहे हैं। ये सभी जो युवा है, हमारे बुजुर्ग भी हैं, बड़े से बड़े बुजुर्ग, मैं मान लो दिग्विजय सिंह जी कितने मतलब इतनी उम्र के, और वो आज वो कन्याकुमारी से चल रहे हैं, जयराम रमेश जी कन्याकुमारी से चल रहे हैं, और ऐसे बड़े बड़े बुजुर्ग। सबसे बड़े तो मैं मानता हूँ जिनकी आपने फोटो भी बहुत बार वायरल हुई है, वीडियो हुई है, जो 90 साल से सिर्फ केवल और केवल तिरंगे को लेकर उनके अंदर एक जज्बा है कि हमें इस देश के लिए चलना है। उन्होंने आजादी से पहले का समय देखा है और वही भावना के साथ 90 साल का बुजुर्ग आज इस कड़ाके की ठंड और में सभी में साथ चलता रहा है। तो ये एक अपने आप में एक सिद्धांतिक यात्रा है। मोदी विजन और राहुल जी की जो विजन है, दोनों में कोई समानता नजर आती है आप? नहीं, बिल्कुल कोई समानता नहीं है। दोनों मैं कह रहा हूँ विपरीत अलग विजन दे रहे हैं। राहुल जी जो विजन दे रहे हैं वो एक आम जन को, वो एक हर एक वर्ग के लिए, खास करके जो जरूरतमंद का परिवार है, जो ऐसा है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, आम आदमी हो, मिडिल क्लास हो, वो कहते हैं कि हर एक इस भारत में हर एक को मान सम्मान से जीने का अधिकार है और हर एक के लिए ये भारत है और हर किसी को साथ लेकर हमें ये भारत चलना चाहिए। मोदी जी की जो विजन दिखाई देती है, कहीं ना कहीं हमेशा ये दिखाई दे रहा है कि कुछ पूंजीपतियों तक आधारित ये विजन है। वोट या पावर तो का अधिकार, जो ताकत है वो तो आम आदमी से ली जाती है, मगर उस ताकत का इस्तेमाल कुछ लोगों के लिए किया जा रहा है। और वही कल राहुल जी ने पानीपत की रैली में भी बात कही कि वो दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 100 लोग जो बैठे हैं, उन 100 लोगों के लिए देश चलाया जा रहा है और बाकी की हिस्सेदारी दिखाई नहीं दे रही। तो इसके लिए दो अलग अलग विजन हैं और उन्होंने एक ऑल्टरनेट विजन दिया, सत्तारूढ़ पार्टी का एक और विजन दिख रहा है। अब ये जनता ने चुनाव करना है कौन से विजन के साथ वो चलना चाहे। आप ये बताइए कि राज्य सरकार जो है हमारी हरियाणा सरकार, इसकी कार्य प्रणाली को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से ये सरकार अपने वायदों को पूरा करने में विफल रही है। इसका सबसे बड़ा पैमाना, जैसे बजट होता है, अभी बजट सत्र आएगा, हमारा डेट बढ़ता जा रहा है। हमने जो उधार लिया है सरकार ने, वो बढ़ता जा रहा है। सरकार कहती है उधार लिए जाते हैं क्योंकि हमें कहीं ना कहीं विकास करना है, पर वो आपको जमीनी स्तर पर कहीं ना कहीं वो विकास भी नहीं दिखाई दे रहा। कोई ऐसा बड़ा कारखाना लगा हो, कोई ऐसा बड़ा शिक्षा का संस्थान हो, कोई ऐसा बड़ा अस्पताल हो,
मतलब जो भी मूलभूत सुविधाएं आम आदमी को चाहिए उसके अंदर नहीं। नौकरी, आज बेरोजगारी का दर पर अभी रिसेंटली एक आंकड़ा आया कि फिर से हरियाणा उस बेरोजगारी के दर में टॉप किया है। हालांकि सरकार उन आंकड़ों को झुठला देती है, वो कहती है कि हमारे सूट नहीं करता, तो हम कहेंगे ये जो आंकड़े सही नहीं है। पर इन्हीं आंकड़ों को यूपी सरकार ने अपने चुनाव से पहले माना था, पर उसको अगर प्रश्न करें तो सरकार के पास जवाब नहीं, सरकार इसको दरकिनार कर देती है। उसी तरह से महंगाई का दर पूरे देश के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। उसी की तरह जो सड़कें बनाई जा रही हैं, मेरे हल्के का ही उदाहरण था, 6 सड़कें का उदाहरण हमने मुद्दा भी उठाया था कि ये मुद्दा इवन राष्ट्रपति तक गया कि 6 सड़कें बनाई, वो 1 महीने के अंदर वो टूट गई, उनके अंदर गड्ढे हो गए। कि कौन इसका जिम्मेवार है, इस तरह की सड़कें क्यों बना रही हैं, क्या कितनी बड़ी करप्शन है, उसके ऊपर क्या है। भर्तियां होती हैं तो भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं। तो मतलब आपके सामने है कि कौन से ऐसा एक मुद्दा है जिसके ऊपर सरकार ने कहा कि हमने ये वायदे किए थे। आमदनी क्या किसानों की बढ़ी? नहीं बढ़ी। आज भी किसान उसी तरह समस्या से जूझ रहा है। क्या आपने रोजगार दिए? नहीं दिए। क्या आपने शिक्षा के नए संस्थान खोले? नहीं किए। तो मतलब क्या ऐसी चीज आपने की है जिसके ऊपर हम भी आंकड़ों पे बात करें और आंकड़ों में वो कहें कि भी हाँ आपने कुछ किया? जैसे कि आजकल जो राशन कार्ड कटे हुए हैं, वृद्धों की पेंशन कटी हुई है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे सरकार के बारे में? मैं इसको लेकर, अगर आप पिछला विधानसभा का खंगाल कर देखें, मैंने शायद उन विधायकों में से था जिसने इसको मुद्दे को प्रमुखता से पहले भी उठाया था। इस बार मैंने सवाल भी लगाया हुआ था कि किस हिसाब से सरकार ने पिछले 1 साल के अंदर राशन कार्डों को काटने का काम, बीपीएल कार्डों को काटने का काम किया है। हालांकि सरकार ये दलील देती है कि भाई हमने पुराने जो जिनके जो लाभार्थी नहीं होने चाहिए तो उनके काटे और नए बहुत बनाने का काम किया है। पर उसके साथ साथ वो जब देखते हैं, हमारा होता है कि सरकार को कोई भी ऐसा व्यक्ति ना रहे जो जिसको लाभ मिलना चाहिए तो वो वंचित रहे। और ऐसे हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण हम देखते हैं, आए दिन फोन आते हैं जब हम मिलते हैं गरीब परिवारों से लोग। अब उनके पास वो कहते हैं कि परिवार पहचान पत्र के सीधा उनके फोन पे मैसेज आता है, इस कारण से या आपका राशन कार्ड कट गया। तो उनके पास कोई उसको ठीक करवाने का कोई ठीक साधन नहीं है। सरकार कहती है आमदनी के आधार पर हम काट रहे हैं, सरकार कहती है आपके पास 2 कमरे हम काट रहे हैं। तो ये अलग अलग मापदंड बनाए और एक आम आदमी के पास उसको सुविधा को वापस लेने का, अगर उसका गलत कटा है, सही मायने में कोई कारगर तरीका नहीं। और यही बात हम सरकार को चुनाते रहे हैं कि भाई आप कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेवारी से हाथ खींचने का काम करें, ना करें। आपने जो चीज आपने कहा कि एक सिस्टम है, केवल उसी सिस्टम में अगर बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, उस चुनौतियों को दूर करने की बहुत आवश्यकता है। और ये दोनों स्कीमों के अंदर हुआ है। बुढ़ापा पेंशन बहुत सारी लाखों में काटी गई और हमने ये बात की थी एक सम्मान राशि, हर एक बुजुर्ग को ये सम्मान मिलना चाहिए। इस पे आमदनी का कोई बैरोमीटर नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का वो हवाला देते हैं कि उन्होंने भी ये बैरोमीटर, तो कांग्रेस पार्टी ने कभी इस बैरोमीटर को फॉलो नहीं किया आमदनी के। आने वाले 2024 के अंदर जो चुनाव होने जा रहे हैं उसके अंदर आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी या कांग्रेस सत्ता में आएगी? देखिए, जहां और अगर जो कांग्रेस में आती है तो किस आधार पे आएगी? मैं जो कांग्रेस का पूर्ण रूप से देख रहा हूं कि सरकार ये 10 सालों के राज में, जब 24 आएगा 10 साल हो चुके होंगे, पूर्णतः विफल जो सरकार है उसके कार्यकाल से लोग खुश नहीं है। ये सब जग जाए। और एक मात्र विकल्प जिसके रूप में कांग्रेस पार्टी को लोग आज देख रहे हैं, जो रीजनल पार्टीज हैं, नई रीजनल पार्टी, पुरानी रीजनल पार्टी, उनको भी भुगत के लोग देख चुके हैं। तो आज की तारीख में कांग्रेस को एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं। और मैं मानता हूं कांग्रेस केवल और केवल अपनी जो विजन है, अपने जो मुद्दे हैं, जो पिछला कार्यकाल था, हुड्डा साहब का जो कार्यकाल था 2005 से लेकर 14 का, उस कार्यकाल को देखते हुए सरकार दोबारा से कांग्रेस पार्टी यहाँ पे बनेगी। धन्यवाद।